हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेडी स्टडी हब। गाइस, इससे पहले हम लोग पॉलिटी का एक लेक्चर कर चुके हैं जिसके अंदर मैं एक एम लक्ष्मीकांत की पूरी बुक कंप्लीट करने वाला हूँ 1 से 2 महीने के अंदर। आपको डिटेल में एक एक चीज़ बेसिक समझाऊंगा। और इससे पहले हमने लेक्चर में पूरा प्रेम्बल का बेस जाना है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनी, कितने लोग थे, कितनी सीट पे इलेक्शन हुए थे। 40 करोड़ जब जनसंख्या थी हमारे इंडिया की, उसके बेसिस पे हमने 10 लाख पर एक सीट बनाई थी। इसके बेसिस पे 389 सीट्स पर इलेक्शंस होते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कैसे आए, कहाँ से वो जीत कर आए, कोलकाता की सीट से जीत के आए या फिर बॉम्बे की सीट से जीत कर आए, कैसे कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म्ड हुई है, कितने मेंबर्स थे, कितना टाइम लग गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा, कितना पैसा लग गया, 6.4 मिलियन का बजट लग गया इसका। किसने इसको लिखा था, किसकी कैलीग्राफी कितनी अच्छी थी, राइटिंग अच्छी थी, किसने लिखा था हमारा, ठीक है। ये पूरा एक तरीके से हमारा किसने बोला था कि यार एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसके बाद प्रेम्बल बनना चाहिए, किसका आइडिया था ये सब। BN राव जी कौन थे, ड्राफ्ट कितने तैयार करा, ये सब कुछ मैं इससे अपनी पहले वाली प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आप उसको जाके देखिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके देखिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। जस्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाद का एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रियम्बल मतलब एक प्रस्तावना दिया था, जो प्रस्तुत किया था, उसको बोला जाता है प्रियम्बल, प्रस्तावना। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को क्या अपने दिमाग में रह के काम करना चाहिए। मतलब ये जस्टिसेबल है, इसको ले जाके केस कराया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो आज हम वही जानने वाले हैं गाइस। तो आज का टॉपिक हमारा प्रेम्बल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल का मतलब होता क्या है, ठीक है इस। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली प्रियम्बल का मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ। ये देखिएगा, जिसको बड़ा कर लेते हैं, पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ये हमारा प्रियम्बल जब है, जब हमारा 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, पहली बार जब हम इसको लागू कर रहे थे, तब ये कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, ये वाला हमारा प्रियम्बल था। बट आज का प्रियम्बल अलग है, इसमें काफ़ी चेंजेस करे गए हैं। तो इसमें लिखा गया है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic। 3 वर्ड्स यूज हैं गाइस, अब ये चीज़ देखिएगा, सवरिंग, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, 3 वर्ड्स इसमें यूज हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सवरिंग मतलब संप्रभु। अब हम किसी के अधीन नहीं है, हम ब्रिटिशर्स के अब अधीन नहीं है, हम आज़ाद है। इसका मतलब ये होता है सवरिंग मतलब संप्रभु। संप्रभु मतलब अब हम प्रभु हैं, अब हम किसी के अधीन काम नहीं करेंगे, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का। अब ब्रिटिशर्स से हम आज़ाद हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो इसका मतलब ये होता है सवरिंग। डेमोक्रेटिक मतलब लोगों का तंत्र है। यहाँ पे हम लोग वोट करने जाते हैं ना, अब कोई लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, हम लोग उनको वोट करने जाते हैं, हम MLA को चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं हम लोग, ठीक है। लोकसभा के मेंबर को चुनते हैं, वो एक पार्टी मेजोरिटी फॉर्म होती है, जिसके 50% +1 वोट होता है, वो पार्टी से मेजोरिटी से एक अपनी पार्टी बना लेता है, उसकी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। तो डेमोक्रेटिक मतलब लोगों का तंत्र, हम लोगों को वोट देते हैं। रिपब्लिक मतलब हमने लोगों को चुना और उन लोगों ने आगे प्रेसिडेंट को चुना, जैसे, ठीक है। जैसे लोकतांत्रिक गणतंत्र इसको कहा जाता है हिंदी में। इसको किस तरीके से कह सकते हैं कि लाइक हमने तो चुना लोगों को, हमने MLA को चुना, हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना। अब ये लोग मिलके प्रेसिडेंट को चुनेंगे। प्रेसिडेंट का कोई इलेक्शन होता है ना, होता है, बट उसमें हम थोड़ी वोट करने जाते हैं। वोट तो वो लोग करते हैं जो पहले से हम जिनको पहुंचा चुके हैं वहाँ तक। जैसे MLA को हम वोट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम वोट करते हैं, अब वो लोग आगे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। इसका मतलब होता है रिपब्लिक, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 3 वर्ड थे उस टाइम पे जब हमारा 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड हुआ था। अब जो बोला गया है कि जस्टिस मतलब क्या बोला है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस मतलब ये इसका वर्ड, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में डिफाइन करा गया है आर्टिकल 38 के अंदर, जिसके अंदर ये बोला गया है कि स्टेट की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है 35 से लेके, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। उसके अंदर ये बोला गया है कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को सोशलिस्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कम से कम जस्टिस उनको मिले। मतलब पूरा कौन जो अपना सिटी है, पूरा स्टेट है, उसका अधिकार सिर्फ कुछ गिने चुने अमीर लोगों के हाथ में ना हो। हर एक गरीब से लेके, हर एक अमीर से लेके, एक मीडियम क्लास से लेके सारी क्लास के लोगों को सोशलिस्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलना ज़रूरी है, ये बताया गया है। लिबर्टी मतलब बोला जाता है कि स्वतंत्रता है, बिल्कुल। सो लिबर्टी का हिंदी मतलब स्वतंत्रता है उनको, थॉट्स की, सोचने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीव करने की, फेथ करने की एंड वर्शिप करने की, उनको पूरी आज़ादी है। वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, वो किसी भी धर्म को चुन सकते हैं, ये उनके ऊपर है। उनको सरकार नहीं रोकेगी कि नहीं आप ये धर्म को कैसे मान सकते हो,
आप हिंदू हो के क्रिश्चियन, क्रिश्चियन हो के हिंदू, किसी भी तरीके के आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। आपकी नज़रों में सब भगवान सेम है, तो आप किसी भी भगवान को जाके मानिए। तो इसमें गवर्नमेंट किसी तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप जाके किसी और भगवान की पूजा करोगे तो आप पर टैक्स लगा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले टाइम में होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें ये बोला गया था, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग ऑल। इक्वालिटी का मतलब बताया गया है कि सब समान है। इक्वालिटी बिफोर लॉ आता है ना, इक्वालिटी, सब समान है, ठीक है। और सबकी एक प्रतिष्ठा है, स्टेटस है किसी सबका, और सबको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सबको आगे बढ़ाया जाएगा। ये नहीं करा जाएगा कि वो अमीर है या ये गरीब है, ये पढ़ा लिखा है तो उसको आगे देंगे, ये गरीब है तो उसको पीछे रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इक्वालिटी को इस तरीके से डिफाइन करता है। फर्टिनिटी, फर्टिनिटी को बोलते हैं बंधुता, सब आपस में मिलजुल कर रहना, मतलब, ठीक है। फर्टिनिटी एश्योरिंग दैट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन, ठीक है गाइस, ये बोला गया है ना। तो एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर किसी की एक, मतलब हर किसी की एक इज्जत है, ठीक है। और वो लोग एक पूरे नेशन को मानने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। अब ये प्रेम्बल हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो वाला प्रेम्बल है, आज का प्रेम्बल नहीं है। आज का प्रेम्बल चेंजेस है, उसमें मैं आपको पढ़ाता हूँ आगे, ठीक है। चलिए आगे, मैं आगे वाला पढ़ाता हूँ आपको। अब का लेटेस्ट क्या है, मैंने आपको समझा तो दिया पूरा लगभग। जी गाइस, ये है हमारा आज का। अब इसमें चेंजेस देखिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए इसमें बोला गया है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सवरिंग, सवरिंग मैंने बता दिया, संप्रभु हैं, मतलब हम, हमारा किसी पर जोर नहीं है, हम खुद में प्रभु हैं, हम सारे डिसीजन इंडिया खुद लेगी, कोई ब्रिटिश के अधीन नहीं है। सोशलिस्ट, ठीक है, सवरिंग था, ठीक है। अब ये सोशलिस्ट सेकुलर दोनों वर्ड नहीं थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस में, मैंने देखा था डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बताया था। डेमोक्रेटिक मैंने बताया था कि लोगों का तंत्र है, हम एमएलए और एमपीस को चुनते हैं। रिपब्लिक का बताया था कि हम एमएलए एमपीस को चुनते हैं और वो लोग मिलके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। नॉमिनल हेड नहीं है कोई, यहाँ पे चुन ही जाते हैं हर कोई। बट यहाँ पे दो वर्ड आ गए, सोशलिस्ट और सेकुलर। सोशलिस्ट मतलब होता है एक समाजवाद। समाजवाद मतलब हम जो भी गवर्नमेंट जो करेगी ना, वो लोगों के लिए ही करेगी। लाइक हम लोगों से टैक्स लेते हैं, हम जीएसटी पे करते हैं, पर उनसे वो लोगों को सब्सिडी भी प्रोवाइड करते हैं। सब्सिडी लोगों को मिलती है, नहीं मिलती है। रोड्स बनते हैं, ठीक है ना, नेशनल हाईवेज बनते हैं, किसी किसी का तरीके का नहीं टैक्स लिया जाता है, पर हमसे लेके हमारे ही वेलफेयर में लगाना, ये गवर्नमेंट को सोशलिस्ट कहलाता है, समाजवाद। सेकुलर, सेकुलर मतलब होता है कि मतलब आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि इस कंट्री का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो रिलीजन इन द कंट्री, ठीक है। इस कंट्री के अंदर रहने वाले डिफरेंट लोगों का, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोगों के अलग अलग धर्म है, वो लोग अलग अलग धर्म मानते हैं, पर इस कंट्री का पूरा कोई एक धर्म नहीं है। हम इसको ऐसा नहीं घोषित कर सकते कि इंडिया इज़ अ हिंदू कंट्री, इंडिया इज़ अ मुस्लिम कंट्री, इंडिया इज़ अ इस्लामिक कंट्री, इंडिया इज़ अ क्रिश्चियन कंट्री, इस तरीके से कुछ नहीं है। इंडिया इंडिया है, ठीक है, बट इसमें रहने वाले लोगों के अलग अलग धर्म है, उनकी अलग अलग मान्यता है। तो ये बोलता है कि सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे कोई भी किसी भी कंट्री का, इस कंट्री का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। ये दो वर्ड मैंने आपको दिखाए, और क्या मैंने बताया आपको, सोचिए। पिछले वाले टर्म में जस्टिस मैंने आपको समझा दिया, लिबर्टी मैंने आपको समझा दिया, इक्वलिटी मैंने आपको समझा दिया, फर्टिनिटी मैंने, इसमें फर्टिनिटी में जुड़ा इंटीग्रिटी वर्ड, उसमें था एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इंटीग्रिटी मतलब, ठीक है, तो इंटीग्रिटी अखंडता में एकता, एकता में अनेकता, मतलब हम लोग अखंड है, हमको कोई अलग नहीं कर सकता। हिंदी वर्ड इसका ये होता है, अखंड है हम लोग, इसको अलग नहीं कर सकता। तो क्या समझ गए, तीन वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। अब आप इससे पहले देख लीजिए, नहीं था ना। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए कहाँ है यहाँ पे वर्ड, देखिए सवरिंग है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। यहाँ पे कहाँ है, आपको दिख रहा है इंटीग्रिटी वर्ड, दिख रहा है कहीं भी? नहीं है ना इंटीग्रिटी वर्ड। ये देखिए फर्टिनिटी के अंदर इंटीग्रेट वर्ड नहीं है, नहीं है कहीं भी। यहाँ पे सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं है। पर आज का, अब आज का देखते हैं अपना, तो देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड भी आ गया, इंटीग्रेट आ गया। ये तीनों वर्ड जोड़े गए हैं, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए हैं, कब जोड़े गए हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो हमारा 1976 के अंदर, 1976 के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जोड़ा गया है। अब ये बोला जाती, ये तीन वर्ड जोड़े गए थे। अब ये बोला जाता है कि यार प्रेम्बल अमेंडेबल है, अमेंड किया जा सकता है, इसके अंदर संशोधन किया जा सकता है। हाँ भाई किया जा सकता है, क्योंकि ये अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट हुआ है ना, तीन वर्ड जोड़े गए हैं।
ठीक है, तो इसका सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है। ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाता हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब इस तरीके से एसएससी के अंदर ही बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये प्रियम्बल के अंदर 3 वर्ड्स जोड़े गए हैं, वो कौन से वर्ड्स हैं? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये चीज़ याद रखिएगा। कब जोड़े गए हैं? 1976 में जोड़े गए हैं। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए हैं? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़े गए हैं। ठीक है ना गाइस? और आता है प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे इंडिया वर्ड्स का कितनी बार यूज़ करा गया है? पूरे प्रियम्बल के अंदर 2 बार यूज़ करा गया है इंडिया वर्ड का। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया ये हो गया। हैविंग इन्वेस्ट ओनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। ठीक है, 2 वर्ड यूज़ करें, इंडिया इंडिया के बिल्कुल नीचे। जस्ट देखिए, देखिए पेन से ढक गया था वो। एक तो ये इंडिया हो गया और एक ये इंडिया हो गया। 2 बार वर्ड्स को यूज़ किया करा है। ये देखिए, 2 बार इंडिया यूज़ करा गया है, तो ये होता है कि कितनी बार इंडिया वर्ड्स का प्रियम्बल के अंदर यूज़ करा गया है? 2 बार यूज़ करा गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद बोला जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। इट्स 1789, यूएसए 1789 के बिल ऑफ राइट से हमने ये लिया है। ठीक है, बिल ऑफ राइट से लिया है। इसकी लैंग्वेज की हमने लिखावट है जो हमने लिखी हुई है, वो किससे ली गई है? वो ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज से ली गई है। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया एंड आइडिया ऑफ अ प्रियम्बल टेकन फ्रॉम यूएसए। ठीक है ना? अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी पूरा अमेरिका आता है, बहुत लंदन आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो मैं सिर्फ यूएसए बोलूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से 1789 के बिल ऑफ राइट्स से हमारा प्रियम्बल का आइडिया लिया गया है, बट जो इसकी लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा कि आप इसको ले जाके केस कर सकते हो। मतलब ये बोलता क्या है प्रस्तावना? ये कोई जस्टिसेबल वाली बात नहीं है। इसमें ये बोला जाता है कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को इस प्रेम्बल को सोच के काम करना चाहिए। ये बताता है कि लाइक हमको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट है। याद रखो भैया, जस्टिस है, सबको जस्टिस मिलनी चाहिए आर्टिकल 38 के तहत। लिबर्टी, स्वतंत्रता है सबको, कोई भी धर्म मानने की आप किसी तरीके की बदतमीजी नहीं कर सकती गवर्नमेंट। इक्वलिटी, आप इक्वलिटी है, आपको कोई भी धर्म मानो, कुछ भी करो, आपको सबको आगे कर प्रमोट किया जाएगा। फर्टिनिटी, बंधुत्व है, सब मिलजुल के रहेंगे। ठीक है, तो ये आइडिया को बताता है। अब ये जस्टिसेबल है या नहीं है, अभी एक लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है सिटीजनशिप का। मैं आपको से रिलेट करके कहीं ना कहीं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप गलती इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उल्टे सीधे कमेंट करिएगा, उल्टे सीधी सोच मत रखिएगा, पढ़ाई को पढ़ाई की तरीके से समझिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्या है ये सिटीजनशिप। तो प्रियम्बल जस्टिसेबल है। अब देखिए 1960 का मैं आपको एक सिंपल सा बेसिक समझाता हूँ। देखिए 1960 के अंदर एक बर्बरी केस हुआ था, बहुत फेमस है, आप इसको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। बर्बरी केस के अंदर ये बोला गया था कि प्रेम्बल इज़ नॉट जस्टिबल, इट्स जस्टिसेबल, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक प्रस्तावना है जो कि बताता है कि संविधान को कैसे वर्क करना चाहिए गवर्नमेंट को। बट ये जस्टिसेबल नहीं है, आप इसको ले जाके कोर्ट में केस नहीं कर सकते, और आपको कोर्ट के बेसिस पे आप इसको जस्टिसेबल नहीं है, आपको सज़ा भी नहीं देगी। ये तो एक सोच को बताता है कि ये लिखित में नहीं है कि हाँ यही करना पड़ेगा, ये तो सिर्फ सोच को बता रहा है ना। तो बर्बरी केस में तो बोल दिया नहीं है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, केशव नंदा भारती का केस वैसेज यूनियन ऑफ इंडिया। बेसिकली केशव नंदा भारती वैसेज द केरला गवर्नमेंट के अंदर गया था, फिर वो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया था 1973 के अंदर। ठीक है, तो इसमें तो बोला नहीं है, पार्ट नहीं है, पर केशव नंदा भारती के अंदर, केशव नंदा भारती केस के अंदर 1973 इसके अंदर बोला इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन मैंने बता दिए। इंडिया वर्ड का कितनी बार यूज़ हुआ है? 2 बार हुआ है। जस्टिसेबल है? हाँ जस्टिसेबल है। 1973 में बोल दिया गया है केशव नंदा भारती में, हाँ ये जस्टिसेबल है। पर 1960 में नहीं बोला गया था, बोला था कि बराबर केस में कि नहीं है, इट्स अ पार्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी लैंग्वेज कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। आइडिया कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। आर्टिकल जस्टिस के अंदर क्या बताता है? आर्टिकल 38 के अंदर एक्सप्लेन करता है कि कम से कम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम लोगों को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस मिलने का पूरा हक है। लिबर्टी, स्वतंत्रता को बताता है। इक्वलिटी, एकता को बताता है। फर्टिनिटी, बंधुत्व को बताता है। पूरा एक तरीके से आपको समझ में आ गया प्रेम्बल बेसिकली है। ये किसने दिया था ये आइडिया? ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इसको रिप्रेजेंट किया था। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं इसकी पूरी कहानी आपको बता चुका हूँ, कैसे पास हुआ, कैसे इसका आइडिया लाया गया, क्यों इसको पास होने में टाइम लग गया,
क्या भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या सोचा था, क्या नहीं सोचा था। ठीक है, तो बेसिकली मैं आज का ये प्रीएम्बल बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी तरीके की तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा और डिटेल में आपको समझाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे शायद एसएससी के स्टूडेंट्स होंगे, नॉट अ यूपीएससी एक्सपीरियंट्स। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो अभी प्रीलिम्स के लिए तो सफिशिएंट है, पर अगर आपको और ज़्यादा चाहिए, मटीरियल चाहिए बहुत अच्छा लेवल का, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊँगा कि क्या सोच के बनाया गया था, क्या थे क्या नहीं थे। ठीक है ना, स्वराज बिल क्या था, तेज बहादुर शाहपुरी रिपोर्ट क्या थी, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल क्या था, एनी बेसेंट का। ठीक है, हमारी मनुस्मृति जो पुरानी लॉ की बुक होती थी वो बुक से क्या लिया गया है। ठीक है, अशोका इंस्क्रिप्शंस जो लिखे होते थे ना, उनसे क्या लिया गया है, डायरेक्ट सोर्सेस इनडायरेक्ट सोर्सेस, मैं आपको पूरे डिटेल में एक तरीके से समझाऊंगा अगर आपको जानना हो तो। ठीक है, मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपके लिए सफिशिएंट है, एसएससी का दे रहे हो, यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हो तो बहुत है। आईबीपीएस, बैंक पीओ में ये सब तो ये बहुत बहुत हलवा है, मैंने तो आपको बहुत डिटेल में करा दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको ये गाइस एक्सप्लेन कर दिया पूरा। देखिए, मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया ना, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया एंड सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फर्टेनिटी बोल दिया गया। 26 नवंबर 1914 को हमने अडॉप्ट कर लिया था इसको। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा समझा दिया है। हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया देखिए, ये मैंने बता दिया 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। इन 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गाइज, ये सेशन बस बिल्कुल ख़त्म ही है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो प्रेम्बल है इसमें बोला जाता है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बुक लिखी गई है वो उसके किस पार्ट के अंदर आता है प्रेम्बल, मतलब इसके अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना वो किस किस बात को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपसे क्या बोला, आपको मैं आगे चल के एक आर्टिकल पढ़ाऊंगा ना, जब आप समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, आपके 12 से लेके 35 तक के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं, 36 से लेके 51 तक के अंदर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स हमारे अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कि स्टेट को हमारे लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, 51 के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ बनती है ना अपने नेशन को लेके, अपनी कंट्री को लेके। ठीक है ना, तो ये सब मैं आपको पार्ट पढ़ाऊंगा। तो इसमें ये बोला जाता है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपको क्या बताया, इक्वालिटी। अब मैं इक्वालिटी को आर्टिकल 14 के अंदर आता है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट हो गया। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये फंडामेंटल राइट्स भी हो गए। देखिए, ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट भी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आर्टिकल जस्टिस बताया, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात करी है मैंने। आर्टिकल 38 के अंदर मैंने समझाया कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम से कम मिनिमम लोगों को मिनिमम सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस तो मिलनी चाहिए। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का भी पार्ट हो गया। देखिए, जस्टिस को भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इक्वालिटी को भी मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 14 के अंदर है। और इंटीग्रिटी बताता है हमारी बंधुत्व, अखंडता में एकता, जो फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए, हर धर्म को इज्जत से मानना चाहिए, कभी किसी के धर्म की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, सबको धर्म को मानो, सबकी इज्जत करो, एकता से रहो, यही नेशन आगे बढ़ेगा, पढ़ो लिखो अच्छा बनो। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आता है। ये 3 क्वेश्चन और आते हैं जो कि बहुत यूपीपीसीएस के अंदर शायद मेरे ख्याल से पूछा गया था ये। तो ये 3 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना हो, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो, वैसे तो मैंने आपको पूरा प्रेम्बल कंप्लीट करा दिया है जल्दी से जल्दी, अच्छे से अच्छी लैंग्वेज के अंदर। अगर आपको और भी दिक्कत हो रही है, अगर मैंने काफ़ी जल्दी बोला है या आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा, उसकी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर करेगा गाइस, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा और मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझा पाऊँगा। मेरा बेसिक एम है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के तरह से आपको सब कुछ करना है कि टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी क्या होते हैं पॉलिटी के अंदर। ठीक है, मनी बिल कैसे पास होता है, वो ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, किस किस पे पास, प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स है, वीटो पावर्स है, वो उनका कब यूज़ कर सकते हैं। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं तो उसको कब माना जाता है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, होम मिनिस्ट्री क्या है, गवर्नर स्टेट इमरजेंसी लगाता है कैसे लगाता है। आपको महाराष्ट्र में तो आम मिलती रहती होगी इमरजेंसी, लगती कैसे लगती है, क्या लगती है, ये सब बिल्कुल बेसिक पे डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत है। सिर्फ बुकिश लैंग्वेज से कुछ नहीं होगा, आप डिटेल में समझिएगा, फिर उसके बाद कोई बुक रेफर करिए, आपको सब कुछ आ जाएगा समझ में। तो गाइस, आज के सेशन को यहीं तक ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा इसको शेयर करिए। वीडियो शेयर हो गया, अच्छा लगेगा और मैं आगे के लिए आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।
खुश रहिए।